सभी को नमस्कार साथियों, जिनका जेएसओ में सिलेक्शन हो गया है, जिनका लॉ ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया है, जिनका जेई में सिलेक्शन होने वाला है और सभी का डीबी होगा, आपको पता ही है। तो डीबी में जाने से पहले जो बातें मैं बताऊंगा वो बातें आपको याद रखना जरूरी है और उन बातों को याद रख के ही आप डिससेलेक्ट होने से बच सकते हैं। तो वो क्या क्या बातें हैं अभी हम लोग इस वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको साथ में ले जाना है, वो सारी डिटेल वैसे यहाँ दे रखी है। आप अगर यहाँ से इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को पढ़ेंगे तो वैसे आपको पता पड़ जाएगी, पर फिर भी आपको किन किन बातों का इनमें ध्यान रखना चाहिए वो मैं इन्हीं को डिस्कस करते समय आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट खुद को ही ले जानी है। पहली बात तो ये इस चेकलिस्ट के जो पेज नंबर 1, फिर ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, यहां तक तो आपको लेना ही है। पेज नंबर 3 तक आपको लेना है। पेज नंबर 3 के बाद ये पेज नंबर 4 लेना है जो कि ऑफिस यूज ओनली है, ये भी आपको लेना है। उसके बाद में पेज नंबर 4 के बाद 5 आपको छोड़ देना और उसके बाद में 3 एनेक्सर और आपको चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेज नंबर 5 तो आपका चेकलिस्ट का आ जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर, और पेज नंबर 1 से लेकर के 8 तक सारे आपको एक बार निकला लेने। 5 नंबर पेज के ऊपर आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उनके बारे में डिटेल दे रखी है, वो आपको लेना है। इसको भरना है। भरने के लिए आपको पता ही है, नेम ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एज आपको 1/1/2024 तक कितनी एज हो रही है वो एज आ जाएगी। उसके बाद में आ जाएगा आपको कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से आप हैं, जेंडर आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस की बात अगर हम लोग करें तो अगर आप विडो है, डिवोर्सी है, मैरिड है, अनमैरिड है। अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पर ओनली टिक करना है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बाकी मैरिड, विडो और डिवोर्सी तीनों के लिए आपको अपना सर्टिफिकेट आपके साथ में होना चाहिए। सारे सर्टिफिकेट्स की आपको एक फोटोकॉपी करके सेल्फ अटेस्ट करके और उसका एक सेट तैयार कर लेना है, वो अलग से जाएगा। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अलग से जाएंगे। उसके बाद में हम लोग बात करें और क्या क्या चीज की जरूरत है। तो यहां पर सबसे पहली चीज जो है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने फॉर्म भरा होगा वो फॉर्म आपको जाएगा साथ में। जो आपका फॉर्म जाएगा साथ में, तो हुआ क्या था, मेरे जब सिलेक्शन हुआ था तो उस समय मेरे पास में एप्लीकेशन फॉर्म नहीं था, तो मेरे डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म हमें दिया था वहां जाने के बाद में। तो वैसे उम्मीद है ये लोग भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे देंगे वहां पर। अगर नहीं है तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डिससेलेक्ट नहीं कर सकते अगर केवल आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो। उसके ऊपर आपको पता ही है, लेटेस्ट फोटोग्राफ आपको साथ में ले जाना है, एक सेट इसका बना करके ले जाना, हार्ड कॉपी ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द लेटेस्ट फोटोग्राफ इन वन सेट। साथ में आपको उसके ऊपर फोटोग्राफ लगा करके स्टेपलर करके ले जाना है। साथ में जाएगा कैंडिडेट का आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ वही होगा जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर है, वही आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो 10th की जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है, 10th क्लास की मार्कशीट से भी काम हो जाएगा। उसके बाद में ये आपको पेज नंबर डालने हैं उसके ऊपर। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे ये वाला फॉर्म हो गया, इसके 4 पेज तो आपको ऐसे कैसे लगेंगे, तो 4 पेज का 1 2 3 4 नंबर तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप 5वां नंबर डाल सकते हैं चेकलिस्ट के अंदर। उसके बाद कैंडिडेट आइडेंटिटी प्रूफ के ऊपर जैसे आ गया 6वां नंबर ये आ गया, फिर 7वां नंबर ऐसा आ गया। तो हर एक के ऊपर आपको पेज नंबर मेंशन करने हैं। पेज नंबर मेंशन करने के बाद जो चेकिंग ऑफिसर है वो उस पेज नंबर के ऊपर टिक लगाएगा। उसके बाद में इधर की तरफ आपको यस नो वगैरह जो भी डालना है कि भाई हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की है तो यस डालना है, नहीं है तो नो डालना है। आपके पास में कैंडिडेट आईडी प्रूफ यहाँ पर यस हो जाएगा, फिर यहाँ 10th की मार्कशीट में यस हो जाएगा। फिर यहाँ जाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपको क्या चाहिए, तो वो 10th की मार्कशीट चाहिए, तो आपको 10th की मार्कशीट का यहाँ पर डिवीजन लिखना है, पास है, सीजीपी है, जो भी मार्क्स है यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद में मार्कशीट, अब देखो यहाँ एक इशू आता है कि जैसे मेरे इसका साथ में क्या होता है कि जो मेरी मार्कशीट थी एमएससी की, पहले तो सारे के सारे मेरे परसेंटेज मार्क्स थे, पर जो एमएससी की मार्कशीट थी उसके अंदर सीजीपीए सिस्टम था। तो सीजीपीए सिस्टम होने की वजह से उन्होंने मेरे से बोला था कि ये सीजीपीए सिस्टम है, हमने परसेंटेज में मार्क्स मांगे, तो आप जो है बताओ कि भाई ये कितने परसेंटेज को कंसीडर करें। तो मेरी मार्कशीट में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था कि इतने सीजीपीए का इतना परसेंट कंसीडर करना है। इसीलिए फिर मैंने कॉलेज से उसका एक सर्टिफिकेट प्रॉपर बनवा करके फिर इनको मेल किया था, मेरे डिपार्टमेंट वालों को। तो आपको याद रखना है कि अगर मान लो आपका जो सीजीपीए है तो आप बेटर है आपकी एप्लीकेशन, आपकी जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर हो मेंशन, अगर नहीं है तो आप अपने कॉलेज से लिखवा करके लाइए। 5 मिनट का काम है, उसमें मना नहीं करते हैं, वो लिख करके देते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखना। 10th की मार्कशीट हो जाएगी, सर्टिफिकेट साथ में ले जाना है। 12th की मार्कशीट हो जाएगी, सर्टिफिकेट साथ में ले जाना है। बीएससी की मार्कशीट हो जाएगी, उसके साथ में या तो आपको डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो आपको लिख करके जाना है। यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स भर जाएंगे, यहाँ पर आपकी सीजीपीए भर जाएंगे, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ पे डिवीजन आ जाएगा, फर्स्ट डिवीजन है ना, जनरली सबके फर्स्ट डिवीजन ही होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद एमएससी का भी आपको मार्कशीट चाहिए, एमएससी की डिग्री चाहिए, अगर नहीं हो तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपको साफ साफ मैंने जो बताया, आपको ग्रेड पॉइंट अगर है सीजीपीए का तो आपको उसको कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज के अंदर। तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है कि भाई कितने परसेंट आपके उसको कंसिडर करना है। तो ये आपके पास में पता होना चाहिए कि जो आपका सीजीपीए है वो कितने परसेंटेज को इक्विवेलेंट है। अब आ जाएगा नेक्स्ट है ये कि वेदर द कैंडिडेट इज पोजेसिंग रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिफोर द डेट ऑफ आरएसपीसीबी रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर जो भी यस है तो यस, नो है तो नो आपको करना है। उसके बाद वेदर कैंडिडेट बिलोंग्स टू द राजस्थान स्टेट, तो इसके अंदर यस करना है, नो है तो नो करना है। अगर आप अगर बाहर के हैं तो वहां का आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, राजस्थान के तो राजस्थान का बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जो बाहर के हैं, आउट ऑफ राजस्थान के हैं, वो आपको पता है जनरल कैटेगरी के अंदर उनको काउंट किया जाता है, तो उसका यस और नो आपको बताना है। एक डेट ऑफ बर्थ का ये सीन जो था वो भी अभी आया था, जो आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर था डेट ऑफ बर्थ का, तो वो वैसे तो क्लियर था कि भाई छोटे कैंडिडेट का होता है, पर फिर भी जैसे अभी बच्चों से चर्चा हुई तो बता रहे हैं कि जो मिनिमम मार्क्स जिनके हैं उनकी वो डेट ऑफ बर्थ है। तो मिनिमम मार्क्स जिनके हैं उनके अगर डेट ऑफ बर्थ है तो फिर उनको कंसीडर कर लेना चाहिए कि उनका ड्यू में सिलेक्शन उसके बाद में नहीं हो पाएगा। तो और अगर ऐसा है कि पूरी कैटेगरी के अंदर एक ही बच्चा था, उसके अलावा कोई बच्चा ही नहीं है, तो फिर भी सिलेक्शन जो होना है वो सुनिश्चित हो सकता है। उसके बाद में देखो वेदर कैंडिडेट अप्लाइड फॉर, अगर टीएसपी एरिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका आपको टेस्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, टीएसपी का जो सर्टिफिकेट बनता है वो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट के बाद में, जो मैंने विडो और डिवोर्सी का सर्टिफिकेट तो मैंने बता दिया आपको कि उसकी जरूरत पड़ेगी।
उसके बाद में एज सर्टिफिकेट। अब देखो यहाँ पर एक और चीज है, नीचे आपको 3 पेज जो है 3 एफिडेविट है, इनको भी प्रिपेयर करके लगाना पड़ेगा। अगर आप मैरिड है और आपके बच्चे हैं तो आपको ये एनेक्सर 1 भरना है। उसके अंदर आपको आपका नाम, पुत्र जो भी है वो पूरा भर करके कार्यालय, और यहाँ पर आपको बच्चों का नाम, जन्मतिथि उनकी, वो सब आपको बतानी है। ये एनेक्सर 1 आपके लिए भरा जाएगा। एनेक्सर 2 आपको किस लिए भरा जाएगा, तो आपको स्मोकिंग, गुटखा ना खाते हो उसका अंडरटेकिंग आपको भरना है कि हम यूज नहीं करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, गुटखा वगैरह हम लोग नहीं खाते। उसके बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन भरना है कि मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई केस नहीं है, किसी डिफेंस में मैंने पार्ट नहीं लिया कभी भी, मेरे ऊपर मैं जो हूँ एक सही नागरिक हूँ। इसको बाद में पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा जब आपको नौकरी दी जाएगी उस टाइम पे आपको बनवाया जाएगा। तो एनेक्सर 1, 2, 3 जो मैरिड कैंडिडेट है उनके लिए, और एनेक्सर 2, 3 जो कि मैरिड कैंडिडेट नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है उनके लिए है, और मैरिड कैंडिडेट है तो उनके बच्चे नहीं है उनके लिए भरा जाएगा। उसके बाद में देखो और क्या है, तो और है आपको, अगर मान लो आप जैसे नेशनलिटी के अंदर आपको इंडियन कर देना है, ठीक है, बाहर की नेशनलिटी तो बहुत कम कोई होगा ही नहीं मेरे ख्याल से। सेल्फ डिक्लेरेशन है, मैंने आपको बता दिया तीनों का। अच्छा, उसके अलावा जैसे मान लो अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, जैसे कोई आपने जो आप पीएसयू के अंदर हैं, कोई काम कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि काम करते हैं पहले से, जैसे मान लो अभी मैं आपको उदाहरण बताऊं, हमारे सुभाष चंद्रा है, वो पहले से जूनियर केमिस्ट बेच के थे और वो उनका सिलेक्शन हो गया, तो अब उनको क्या जरूरत पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपको एनओसी की भी जरूरत जो है वो पड़ेगी। तो आप एनओसी आपके डिपार्टमेंट की अगर है तो आप यस लिखें, नो है तो नो लिखें। बेटर रहेगा कि आप एनओसी ले लें। अगर आपके मार्क्स अच्छे, आपको उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बेटर है एनओसी लेकर के उसके बाद में ही आप इसमें जाए, डीबी में जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों ये जो मैंने बात बताई आपको, इसके अलावा जनरली और तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं है। बाकी आप पूरा एक बार चेक कर लेना, फिर यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना है, एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर, आईडी नंबर लिखना है, पूरा इस फॉर्म को फिल करना है आपको प्रॉपर्ली पढ़ करके। इसमें से जिसमें आपको समझ में ना आए वो आप मेरे को बता सकते हैं कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि इसमें क्या करना है, कमेंट कर देना। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको डीबी के दौरान कि सर मेरे को ये और दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की, जैसे एक स्टूडेंट का मैं बताऊं आपको, उसकी बीएससी और एमएससी एक साथ है, तो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी अगर इस तरह की है तो आपका एमएससी का सर्टिफिकेट डायरेक्ट लगेगा, तो आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये पॉइंट कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू इनक्लोज वन सेल्फ अटैच्ड फोटोकॉपी। मैंने जैसे आपको बताया हर एक पेज के ऊपर आपको मार्किंग कर देनी है। सबसे पहला नंबर आपको इसी डॉक्यूमेंट को देना है, जो आपकी चेकलिस्ट है उसी को देना है। चेकलिस्ट के ऊपर 1 से लेकर के 4 तक का नंबर डाल देना। एनेक्सर जो है वो 1, 2, 3 को 5, 6, 7 दे सकते हो। उसके बाद 7वें नंबर से आप अपनी चेकलिस्ट स्टार्ट कर सकते हो, आपकी 10th की मार्कशीट से शुरुआत कर सकते हो, या फिर आप इसको पहले रखना चाहो। वैसे मेरे ख्याल से पहले आपको इसी को रखना ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपको इस तरह से करना है। तो फॉर प्रॉपर पेज मार्किंग इस तरह से आपको करना है, सबकी मार्किंग करनी है, खुद के साइन करने हैं, सभी के ऊपर साइन सेम रहे इसका भी ध्यान रखना। सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए। आपका जो फोटो आपने उसके अंदर लगाया था एप्लीकेशन फॉर्म में वही फोटो लेकर के जाना, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। सभी साथियों को फिर से एक और बार शुभकामनाएं। और जो भी साथी हमारे से जुड़े हुए थे, जेएसओ से जुड़े हुए थे, सॉल्यूशन एकेडमी से जुड़े हुए थे, वो कृपा करके मेरे नंबर पे जो मैंने आपको टेलीग्राम पर नंबर दे रखे हैं उसके ऊपर मैसेज करके हमें बताएं कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, और साथ में अपना एक फोटो भी भेज करके हम पर भी कृपा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो और आपका डीबी के बाद में वापस से हम लोग परिणाम देखें, ऐसी हमें उम्मीद है। और ये मेरिट जो है वो अभी आपको जैसी लग रही है वैसी है नहीं, डबल कैंडिडेट्स को बुलाया है तो मेरिट जो है वो आपको पता ही है कि हाई जाएगी। जो मेरिट अभी दिख रही है उससे भी ज्यादा आपको मेरिट देखने को फाइनल मिलेगी। तो उसका आपको तो डरना नहीं है उस चीज से कि मेरिट हाई जाएगी, लो जाएगी, किस पर हमारा नंबर आएगा, किस पे नहीं आएगा। तो एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रख करके और आप लोग सिलेक्शन करवाएं तो बहुत मतलब सही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।